हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। देखिए दोस्त, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इग्नोर मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं यार, आप हिंदी इंग्लिश पढ़कर क्या एग्ज़ाम निकाल लोगे? आप कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे, रीजनिंग नहीं पढ़ोगे तो क्या निकाल लोगे? कभी नहीं निकलेगा। सबसे पहले मैंने बोला था, जब स्टार्टिंग किया था तभी आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेटेजी बना लो, और अभी तक आप लोगों में से कुछ लोग स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाए, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। कैसे एग्ज़ाम निकालोगे यार? आप लोगों के लिए हम इतना बार बार मोटिवेट करते हुए सेट ला रहे हैं, फिर भी मतलब इग्नोरेंस। ऐसे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, फिर टेस्ट सीरीज चालू करने का कोई मतलब नहीं रह जाता यार। आप लोग मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा। टेस्ट क्यों दिया जाता है? ताकि आपकी जो छोटी से छोटी माइनर से माइनर गलतियां हैं, वो क्या उसमें सुधार है, कम हो वो सब चीज़। आप खूब पढ़ रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सेट नहीं लगा रहे हैं, तो आपसे एग्ज़ाम निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। टेस्ट दे रहे हैं तो अपने कमियों का आकलन कीजिए कि कहाँ पर कमी हो रहा है, उसको भी सुधार कीजिए। आप ऐसे आंख बंद कर अंधाधुंध कुछ भी मन कर रहा है कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़े पढ़ा जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपको क्या सिलेबस में टू द पॉइंट क्या सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है, वो सब भी तो ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है कि टू द पॉइंट पढ़िए। किताबी कीड़ा पढ़िएगा तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। नौकरी तो लग जाएगा लेकिन आप सिमट के रह जाएंगे। कुछ ज्ञान ऐसी होती है जो बाहरी किताबों से मिलती है, वो किताबों में नहीं मिलती है। तैयारी करना एक अलग चीज़ है, लेकिन तैयारी करते हुए आप एग्ज़ाम को पास करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना तेज़ हैं, कितना विद्वान हैं, ये मायने नहीं रखता। तेज़ वही होता है जो रोज़ पढ़ता है। तेज़ कोई नहीं होता, तेज़ वही होता है जो रोज़ पढ़ता है, जो रोज़ मेहनत करता है, वही तेज़ होता है। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए दोस्त। एग्ज़ाम निकालिए, मेहनत करेंगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 1 से 5 तक शुद्ध शब्द को बताना है। ओके, चलिए पहले नंबर में बताना है कौन सा शुद्ध है। तो देखिए डी नंबर का जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी भागीरथी योगीराज ये सब गलत है। ओके, अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं लिखा गया है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में देखिए अनधिकार, अनधिकार जो है ये सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है 3 नंबर में कौन सा शुद्ध है। देखिए 3 नंबर में आलस जो है डी नंबर का ये शुद्ध है। ओके, 4 नंबर में कौन सा शुद्ध है। तो 4 नंबर में देखिए हरिश्चंद्र जो है ये शुद्ध है। ओके, आगे देखते हैं, आगे बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है दोस्त। तो देखिए इसमें द्वारका जो है ना ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। ओके, इसमें आपको अशुद्ध बताना है, उसमें तो आपने शुद्ध बता दिया, अब इसमें बताइए कौन गलत है। ओके, देखिए इसमें हिरण जो है ये अशुद्ध है। ओके, 7 नंबर में कौन सा अशुद्ध होगा। तो 7 नंबर में आपका हो जाएगा नूपुर, नूपुर ऐसे नहीं लिखा जाता है। ओके, चलिए 8 नंबर में देखिए कौन सा अशुद्ध है। देखिए 8 नंबर में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए भाग्यमान जो है ये अशुद्ध है। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में अनिष्ट जो है ये अशुद्ध है। ओके, अनिष्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताना है कि 10 नंबर में कौन सा अशुद्ध है। तो 10 नंबर में आपका अहिल्या जो है ये अशुद्ध है। ओके, अहिल्या। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें 11 से 20 तक आपको बताना है शुद्ध वाक्य पहचानिए। ओके, शुद्ध वाक्य देखिए शुद्ध वाक्य कौन कौन है। इसमें देखेंगे आप ध्यान से, और भी इधर ऑप्शन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें बताइए कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ये जो है ये आपका क्या है दोस्तों, सही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा। चलिए बताइए, देखिए इसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी डी नंबर हो जाएगा। ओके, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। ओके, डी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे 13 नंबर में बताना है। 13 नंबर में आप जब देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी ने कहा था। ओके, डी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 14 में आपको बताना है, क्या बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैंने इस काम में बड़ी भूल की। ओके, सी राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे है 15, 15 में क्या होगा। तो उसे जल्दी घर जाना था। ओके, ये सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है 16, 16 का क्या होगा। तो 16 को जो आप देखेंगे चार ऑप्शन को ध्यान से, तो मौर्य काल में लोग सुखी थे। ओके, डी राइट आंसर, मौर्य काल में लोग सुखी थे। आगे है
इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, यानी उसने मेरी गाना सुना और घर देखा। ओके, बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सही है। चलिए बताइए कौन सा। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप बताएंगे कि वह खाएगा तो बीमार होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला है आपका कि 19 में कौन सा होगा। तो 19 नंबर में जब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे घर में केवल एक लोटा है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, इसमें आपको बताना है सेम। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपने जो उपकार किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका 1 से 28 तक विशेषण को पहचानना है। ओके, विशेषण 21 नंबर में बताइए कौन सा विशेषण है। 21 नंबर में देखेंगे तो देखिए गरीब, गरीब जो है ये विशेषण है। ओके, यानी गरीब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वही गरीबी एक विशेषता बताता है। ओके, कि वह गरीब है। ओके, 22 का बताइए, 22 का क्या होगा। तो 22 का हो जाएगा बूढ़ा। ओके, बता रहा है कि व्यक्ति बूढ़ा होता है। ओके, उसके बाद बताना है 23, 23 में कौन सा विशेषण है। तो 23 में आपका मीठा जो है विशेषण है। 24 में कौन सा विशेषण है। तो 24 में आपका विशेषण हो जाएगा चमकीला। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 में कौन सा विशेषण है। तो 25 में आपका हो जाएगा परिश्रमी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कौन सा विशेषण है। तो 26 में आपका चालाक हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कौन सा विशेषण है। तो 27 में आपका हो जाएगा काला। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 में कौन सा विशेषण है। 28 में आपका हो जाएगा बलशाली। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 29 से 30 तक आपको विशेषण के भेद को पहचानना है। ओके, चलिए इसमें आपको बताना है दयालु में कौन सा विशेषण होगा, विशेषण का बोध। तो देखिए इसमें हो जाएगा गुण बोधक। ओके, गुण बोधक विशेषण होगा। चलिए आगे देखिए पौना में क्या होगा। पौना में कौन सा विशेषण का भेद होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका संख्या बोधक। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा, संख्या बोधक हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कुछ, कुछ में कौन सा विशेषण का भेद होगा। देखिए कुछ में आपका हो जाएगा परिमाण बोधक। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे उसमें कौन सा बोधक, उसमें कौन सा विशेषण का भेद होगा। देखिए तो उसमें आपका हो जाएगा सर्वनामिक। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें अब आ गया आपका जीके जीएस। ओके, तो आपको इसमें अब जीके जीएस देखना है। देखिए जीके जीएस तो क्लर्क वालों के लिए है, रीडर के लिए है, स्टेनो के लिए है। तो समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, सभी सवाल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस इग्नोर नहीं करना है, जितना हो सके उतना पढ़िए, सफलता मिलेगा। एक बार में तो कोई चीज़ का तैयारी करने से निकलता नहीं है। मानते हैं एक बार आप फेल हो जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए आपसे नहीं निकलेगा। फिर से ट्राई कीजिए और जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे हैं उसको सुधार कीजिए। आप नहीं सुधार करेंगे तो फिर तकलीफ़ होगा आपको। ओके, अभी तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम दे देंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम देकर आएंगे फिर भी नहीं बुझाएगा, आपको कुछ नहीं लगेगा दिल पर। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा और आपका वही साथ संगति जो फ्रेंड है उनका रिजल्ट हो जाएगा और आपका किसी कारणवश नहीं होगा, हर्ट होता है, तकलीफ़ होगा, उदास हो जाएंगे, रोएंगे, आप बैठेंगे 2 दिन खाना नहीं खा पाएंगे। तो वैसा दिन देखने से अच्छा है कि आप पहले से तैयारी कीजिए। ऐसा होता है दोस्त। ओके, तो आप इन सब चीज़ों को भी मिलकर तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। ओके, देखिए आपके तो फ्रेंड होंगे बहुत लोग जो बोलते होंगे छोड़ दो नहीं होगा, लेकिन उसको जवाब देने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप नहीं पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा। आप तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, तैयारी करने वाले दुनिया में करोड़ों लोग हैं। भारत में जनसंख्या इतना है कि आप थोड़ा सा भी पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपके जो पीछे कंधे पर है ना वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो तैयारी कर रहे हो एक अलग बात है, लेकिन तैयारी करते हुए आप कैसे अपने मंजिल पर पहुंचेंगे ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देकर तैयारी कीजिए, तब बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको भी पता है लाला लाजपत राय ने किया था। ओके, सी राइट आंसर। उसके बाद है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, अवसादी, आग्नेय, कयांतरित। ओके, तो देखिए इसमें दिया हुआ है 3। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है पृथ्वी की भूप्रपट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त।
बताइए। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चट्टानें पृथ्वी का भूपर्पटी के पदार्थ या सतह के कठोर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं चट्टानें, या उसे सील भी कहते हैं। ओके। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है, तो क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एपिसेंटर भी बोलते हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, समझ लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो बहुमत लोकसभा में रखते हैं, यानी लोकसभा का उनको विशेष दल प्राप्त हो। ओके, यानी प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों से त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। ओके, राज्य की बात करेगा तो राज्यपाल पर मुख्यमंत्री की बात करेंगे। ओके, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो राज्य के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित कथनों पर से पहचाना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें देखिए पहला है राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता, तो देखिए ये गलत है। ओके, ये सही नहीं है। राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो देखिए राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है, सही है ये। उसके बाद विधान परिषद के सभापति को मुख्य नियुक्ति करता है, यानी मुख्य नियुक्ति कौन करता है, तो भाई मुख्यमंत्री नियुक्ति नहीं करता है, ये गलत है। ओके, केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है, यानी 2 और 4 सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्या है। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना हुई, कब हुई, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। ओके, आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जानते हैं ना आप लोग। और बौद्ध धर्म का पुस्तक अंगुत्तर निकाय जो है सर्वप्रथम 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख की बात करता है। ओके, किस शासक ने अपने को देवता का प्रिय कहलाया, तो देखिए आप अशोक अपने आप को देवताओं का प्रिय बोला। ओके, अशोक ने देवनाम की उपाधि भी धारण की, पता है आप लोगों को। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी प्रियदर्शी की उपाधि धारण की, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ओके, आगे देखते हैं। आगे है पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था कहाँ से कहाँ तक, तो ये फैला था दिल्ली से आगरा तक। ओके, दिल्ली से आगरा तक फैला था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, गांधीवादी अर्थव्यवस्था आपको पता है न्यासधारिता पर आधारित थी। ओके, न्यासधारिता पर गांधीवादी सिद्धांत आधारित थी। चलिए आगे देखते हैं। रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है, रुपये के अवमूल्यन का, तो रुपये का अवमूल्यन का देखिए निर्यात को बढ़ावा देना, सही है, बढ़ते आयात को रोकना, विदेशी विनिमय की प्राप्तियों के, तो सभी सही है इसमें। चूँकि बोल रहा है रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य बताना है, तो सभी हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रपति खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है, कहाँ पर होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा 2026 में। ओके, अगला है निम्न में से किसने 2022 में लगभग दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ओके, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है, किस अपराध के लिए, तो ये आपको भी पता है दंगा। ओके, दंगा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका कि मिथ्या बंदीकरण का क्या अर्थ है, मिथ्या बंदीकरण का क्या अर्थ है, तो देखिए मिथ्या बंदीकरण का मतलब है कि बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध। ओके, बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग डैश है, कौन सा मार्ग है, तो इसमें हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है
कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। क्या होती है? तो हमेशा डैश होती है, तो आभासी और सीधी होती है। क्या होती है? आभासी और सीधी। उसके बाद है डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। डैश के प्राणी यानी किसके? यानी आपको भी पता है कि पेरीफेरा वर्ग के जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं। ओके, तो राइट आंसर पेरीफेरा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका यौगिक CH3 का नाम क्या है? क्या बोलेंगे? वेरी सिंपल है, इसको हम लोग बोलते हैं एथेन। ओके, एथेन बोलते हैं। आगे देखिए, HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी इसको आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, तो आपका बी राइट आंसर हो गया। चलिए अब मैथ देख लेते हैं। चूँकि मैथ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है। ओके, पूछ रहा है एक फर्म में पुरुष और महिलाएं अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें पुरुष अधिकारियों की संख्या प्रश्न के अकॉर्डिंग चूँकि अनुपात में है तो 4x हो जाएगा। ओके, पुरुष अधिकारियों की। फिर महिलाओं की क्या हो जाएगा? महिलाओं को हम 7x हो जाएंगे, 7x ले लेंगे। चूँकि अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में बोल रहा है कि यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों के एक ऑन फॉर्म में भेजा जाता है। ओके, तो पुरुष एवं महिलाओं के अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो वेरी सिंपल, यानी 4x - 50 हो जाएगा। फिर अनुपात में है तो जाहिर सी बात है अनुपात में लेंगे, बटा होगा। फिर 7x, उसमें कितना हो जाता है? 100 महिलाएं, और कितना प्राप्त होता है? 7/12। अब इसको सॉल्व कीजिए लोग आप, जो आएगा x का मान वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 4x में x से गुना कर दीजिएगा, x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 400। ओके, सी राइट आंसर। आगे देखिए, आगे है आपका कि सुरेश एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? इस तरह का सवाल मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या है? सुरेश का निकाल लीजिए, सुरेश का, और उसके बाद क्या है? रमेश का। लिख लीजिए, सुरेश का 10 है, ओके, और रमेश का 12 है। इन लोग का क्षमता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 10 और 12 का कितना हो जाएगा? यानी 60 आएगा। अब निकालेंगे तो देख लीजिए, 10 इसका 6 क्षमता आएगा, 12 5 इसका 5, यानी दोनों का कुल कार्य कितना हो रहा है? यानी 60 आ रहा है कुल कार्य रमेश का सुरेश का। चूँकि दोनों द्वारा 4 दिन में कार्य किया जा रहा है तो 4 दिन यानी 6 + 5 इंटू 4 कर देंगे तो 4 दिन का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 44। और चूँकि कुल कार्य आपको पता है 60, तो 60 में से 44 घटा लीजिए, कितना आएगा? घटाइए तो 16 आएगा। अब पूछ रहा है शेष भाग, तो शेष भाग यानी 16/60 कर देंगे तो वही जो आएगा मान हो जाएगा, यानी 8/30, यानी 4/15 हो जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ 15 होगा तो 4/15 हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 kg सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का ज्ञात कीजिए। पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अभी जो मैंने वो सवाल बताया है ऊपर वाला, इसको देखिए एक और ट्रिक से बताते हैं, समझ लीजिए, नहीं तो बहुत लोगों को नहीं। इसको आप बनाएंगे, चूँकि 4 दिन का कार्य पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो 4/10, एगो 12 है तो उसके साथ 12 को ले लेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा कितना? 11/15। ये क्या हो गया? भाग आ गया। चूँकि शेष कार्य पूछता है तो शेष कार्य 1 में से घटा दीजिएगा तो आपका शेष कार्य निकल जाएगा। ये सिंपल ट्रिक लग रहा होगा तो इसी के सहायता से बना लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा 4/15। ओके, अब इसको देखते हैं। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, इसमें बोल रहा है सोना और चांदी है, तो एक तरफ सोना ले लीजिए
और एक तरफ चांदी को सी से इंडिकेट कर दिया। चूँकि सोने के लिए 8 अनुपात दिया है और चांदी के लिए 12, तो हम 8x लिख सकते हैं और इसको 12x लिख सकते हैं जी। मिटा देते हैं फिर। चूँकि प्रश्न से बोल रहा है कि एक साथ पिघलाया जाता है, तो यानी 8x बराबर कितना प्राप्त होता है 30 kg सोना प्राप्त होता है। तो भाई x का मान निकल जाएगा का 30/8 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान 30/8 आ गया। ओके, या 15/4 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। चूँकि मिश्रण का वजन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 8x + 12 है। ओके, और कितना है ये टोटल कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। देख लीजिए 20x होगा। चूँकि अब प्रश्न में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है 20 आ गया ये, x का मान कितना है आपका 30/8 है। काट कूट कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 75 kg। ओके, 75 काटेंगे तो 75 राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व कीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या राइट आंसर होगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इकाई का अंक हमेशा x मान लीजिए इस तरह के प्रश्न में। ओके, और दहाई का अंक y मान लीजिए, 10वां क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो चूँकि बोल रहा है 2 अंकों की संख्या इकाई या दहाई, तो दहाई में से 10 हुआ तो इसको आप कैसे लिखेंगे 10y + x लिखेंगे ना, दहाई के लिए 10 मानते हैं। चूँकि प्रश्न से पूछ रहा है कि इकाई और दहाई का जोड़ कितना है, यानी 8 है। ओके, 8 है, अंकों का योग पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है। चूँकि अब प्रश्न से चलिए तो प्रश्न से चलेंगे तो 10y + x है आपका। चूँकि इसमें क्या बोल रहा है कि 36 जोड़ देते हैं, तो 36 जोड़ दीजिए, कितना प्राप्त होता है जी, यानी 10x + y प्राप्त होता है। अब इसको एक जैसा एक वाले को एक, यानी x वाले के साथ एक साथ और y वाले को एक साथ कर लीजिए, तो घटाएंगे तो 9x - 9y = 36 बच जाएगा। यानी 9, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिएगा तो x - y = 36 बचेगा, यानी 9 चौके 36, तो x - y का मान आ गया 4। ओके, इतना आ गया। अब समीकरण पहले और दूसरे से चलेंगे, पहले वैल्यू पुट कर दीजिए तो x का मान और y का मान निकल जाएगा। तो x का मान आपका निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। ओके, अब संख्या पूछ रहा है तो संख्या आपका मैंने माना था क्या कि 10y + x माना था, तो y के जगह 2 और x के जगह 6 रखिए तो आपका 26 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो सॉल्व करना है 65 को। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों से नहीं बनेगा। देखिए एक कैप है ना, तो कैप को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी 2.43 है, देखिए समझिए 2.43 ऐसे लिखा रहेगा ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बदले आप ऐसे लिखेंगे 2 + ऐसे लिखा जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए 4.36 लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे 4 + 0.36 ऐसे लिखा जाता है। तो उसी तरह है, सबको जोड़िए। जैसे 2.43 है तो 2 + 0.43 बार हो जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए, 3 - 0.04 बार, ऐसे ही जोड़ना है। तो देख लीजिए सॉल्व कर देते हैं, यानी 2 + 0.43 बार -3 - 0.4 बार। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर +4, ठीक है, +0.44 बार। तो इसको अब कैसे लिखेंगे आप, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 43/99 दशमलव के लिए लिखे हैं, फिर -4/99 दशमलव के लिए लिखे हैं, तो फिर 44/99 ऐसे लिखें। अब एलसीएम निकाल कर भाग दे दीजिए तो 3.83 मान आएगा, तो बी राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अनिल 50 रुपये में 12 के भाव से सेब खरीदता है और 50 में 8 सेब के भाव पर बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये बता चुके हैं इस तरह का सवाल। ओके, 50/8 - 50/12 कर निकालेंगे तो आपका लाभ निकलेगा, फिर लाभ प्रतिशत निकाल दीजिएगा। ओके,
50/8 माइनस 50/12, इस पर आपका लाभ निकल जाएगा। ओके, या फिर लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। किस पर निकालेंगे? 50/12 पर निकालिएगा। ठीक है, चाहे आप 25/12 पर निकालेंगे, 25/12 पर निकालिएगा, निकल जाएगा। राइट आंसर 50% आएगा। ओके, उसके बाद है 67 नंबर का। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए द्वारा 198 मीटर की दूरी तय करने में किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। घूर्णन की संख्या ज्ञात करना है। देखिए 66 नंबर का हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए इसका ट्रिक है 12 CP बराबर 8 SP, जो ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CP/SP बराबर 8/12 लिख सकते हैं। अब समझ गए, CP यानी क्रय मूल्य, SP यानी विक्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत यानी 4/8 गुने 100 कर दीजिए, मान आ जाएगा। ओके, समझ गए। 67 नंबर कैसे बनाएंगे? इसमें आपको घूर्णनों की संख्या निकालना है। घूर्णन की संख्या तो निकालेंगे कुल दूरी और बटा फॉर्मूले के अनुसार 2πr बैठा दीजिए इस पर। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए कुल दूरी कितना है? 198 हम बता देते हैं। पाई का मान 22/7 और r 21/100 लीजिएगा। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। सेंटीमीटर में है इसलिए मैंने 100/में लिख लिया। आगे देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। 67 का क्या राइट आंसर है? 150 आएगा। ओके, 150 आएगा। 68 का बताइए। 68 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए इसमें सबसे पहले निकालिएगा 9 लोगों को एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़ा करने के तरीके। हो जाएगा आपका 9 - 1, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 8। ओके, तो चूँकि बोल रहे हैं 2 लोगों को एक साथ खड़ा करने का तरीका, तो 2 लोगों के लिए क्या बोलेंगे? यानी 7 गुने फैक्टोरियल 2। ओके, अब वेरी सिंपल, इसको क्या करेंगे? फैक्टोरियल 7 गुने फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो हम फैक्टोरियल 7 लिख लेंगे को, तो इसे कैंसिल कट जाएगा और ये हो जाएगा इससे आपका 4 बार में। ओके, यानी 1/4 आ जाएगा। क्या आ गया? 1/4। तो आपका राइट आंसर, चूँकि इसमें पूछ रहा है, ठीक है, तो 1/4 आपका ये आ गया। कितना नंबर है? 69। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, नीचे देख लेते हैं। 69 का मैंने सॉल्व किया है, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 68 नंबर का कैसे होगा? 68 नंबर का ये रहा रेलगाड़ी वाला। तो देखिए इसमें क्या करेंगे? रेलगाड़ी के लिए चूँकि बोल रहे हैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल दिया है, तो 400 क्या करेंगे? यहाँ पर 400 है तो 400/4 कर दीजिएगा, तो 1 किलोमीटर में निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है प्रश्न से चलेंगे तो चूँकि पहली गाड़ी का अनुपात दे रहा है दूसरी रेलगाड़ी के बराबर। ओके, तो पहली गाड़ी का निकालेंगे तो 7x हो जाएगा, अनुपात में है, और दूसरी गाड़ी का 5x में। ठीक है, चूँकि प्रश्न से बोल रहा है कि पहली 4 घंटे में 400, तो 4 घंटे में 400 चाल था, तो हम क्या किए थे? आपको भी पता है चाल निकालने के लिए 400 में 4 से भाग दे देंगे तो 100 किलोमीटर निकल जाएगा उसका। तो यानी 5x बराबर 100, इससे आपका x का मान निकल जाएगा, यानी 20×5 100, तो x का मान 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। चूँकि अब रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है पहली रेलगाड़ी का, तो 7x है, तो 7x यानी 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। ठीक, चूँकि तो इसमें क्या पूछ रहा है? पहली रेलगाड़ी की चाल, तो यही हो गया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है ये डी हो गया और ये ई हो गया। उसके बाद है ये बी प्रश्न के अकॉर्डिंग, और ये सी हो गया। अब आसानी से अब सॉल्व कीजिए लोग। यहाँ का जो मान होगा x होगा और यहाँ का जो मान होगा ये 4 - x होगा। ओके, अब सॉल्व कीजिए लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। 71 का क्या राइट आंसर होगा? चूँकि बोल रहा है 7500 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर, तो
ये इस तरह का सवाल आप आसानी से बना देंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए मैंने ट्रिक बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100% वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए हम यहाँ a बराबर 4, b बराबर 4, अब वैल्यू रखकर मान निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा 612। ओके, ये राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब इंग्लिश आ गया आपका। इंग्लिश सभी दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी विषय इम्पोर्टेंट है और एक विषय से आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सभी ज़रूरी है। देखिए इसमें बताना है मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ओके, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, तो कहने का मतलब है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब क्या होता है, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का प्रयास, यानी आपकी क्षमता कम है और आप ज़्यादा सोच रखते हैं उसे। ओके, तो राइट आंसर टेक मोर देन वन कैन डील। ओके, डील विथ, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है इसमें सिनोनिम बताना है। कंपैशन का सिनोनिम क्या होगा, तो कंपैशन का सिनोनिम पीटी हो जाएगा। ओके, उसके बाद है एगोनी। एगोनी का एंटोनिम क्या होगा, एगोनी का एंटोनिम तो इसका हो जाएगा प्लीजर। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है इसमें आपको बताना है इंटरनेशनल स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग, टू डैमेज समथिंग, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्सन। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका, इसमें बताना है खाली स्थान की जगह भरना है। द ऑथोरिटीज़ हैव डैश इनटू दिस इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होगा खाली स्थान की जगह, तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रोब्ड। ओके, प्रोब्ड परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, यानी इसमें से आपका जजमेंट जो होगा ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। आगे देखिए आगे क्या है, एंटोनिम बताना है। एग्रीमेंट का एंटोनिम क्या होता है, एग्रीमेंट का एंटोनिम आपका डिस्कॉर्ड होता है। ओके, डिस्कॉर्ड, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इरेसिटेबल जो है, इरेसिस्टेबल, ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। आगे देखिए आगे क्या है, इसमें सिनोनिम बताना है। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम क्या होता है, तो ग्रेटिफिकेशन का सेटिस्फैक्शन होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है, अंडर द गन। अंडर द गन का हो जाएगा आपका मीनिंग बताना है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो टू बी अंडर प्रेशर। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है, एंटोनिम बताना है। एबैंडेंट होता है, एंटोनिम का एबैंडेंट बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केर्स। ओके, बी राइट आंसर। आगे देखिए आगे क्या है, पीस ऑफ केक। मीनिंग ऑफ द आइटम बताना है। पीस ऑफ केक का क्या हो जाएगा, यानी पीस ऑफ केक का हो जाएगा समथिंग वेरी इजी। ओके, सी राइट आंसर। आगे देखिए आगे क्या है, सिनोनिम बताना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिनोनिम क्या होता है, तो इसका होता है क्या लिखा है, ऑनिफिकेशन। ओके, यूनिफिकेशन हो जाएगा, ए राइट आंसर। आगे देखिए आगे इसमें बताना है ग्रामेटिकल एरर पहचाना है कौन सा है, तो इसमें देखिए कौन सा एरर होगा, इसमें आपका कौन सा एरर होगा, तो फ्रेश वाटर लेक। ओके, बी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, चूँकि फ्रेश वाटर लेक जो है ना, मोस्ट ऑफ के बाद पुलर नाउन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर नहीं हुआ है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ए जेंटलमेंट, क्या है, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर पीरियड इन द पास्ट। पीरियड इन द पास्ट यानी बीते वक्त की याद, अतीत की ललक, यानी नोस्टैल्गिया बोलते हैं, नोस्टैल्गिया। ओके, तो देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है, आगे आपको बताना है कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, कंप्यूटर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर से देखिए बेल्ट्रॉन एक एग्ज़ाम होता है और उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो समझ लीजिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो फाइलें
जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हिडन फाइल। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, कैसे, तो वो हो जाएगा आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो तो उसे बोल सकते हैं हम। ओके, आगे देखते हैं, लिनक्स में एक नई निर्देशिका बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं यानी mkdir। ओके, mkdir CD रोम कम से कम डैश संग्रहित कर सकता है। CD रोम कितना करता है, तो CD रोम ये करता है 700 MB तक। ओके, 700 MB तक। आगे देखिए, आगे है जावास्क्रिप्ट बताना। ओके, यानी जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, मुख्य अंतर क्या होता है, तो इसमें होता है, देखिए जावास्क्रिप्ट यानी सभी राइट आंसर है, सभी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, आगे है विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो शॉर्टकट की है आपका विंडोज +E। ओके, ये राइट आंसर। आगे देखिए, आगे है, इसमें आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्तारित चयन मोड। ओके, विस्तारित चयन मोड। आगे देखिए, आगे है इनमें से कौन एक सर्च इंजन है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है, तो इसमें सर्च इंजन है, आपको भी पता है, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो गूगल भी है, बिंग और याहू भी है, लाइकोज भी है। ओके, सी राइट आंसर। QR कोड का पूर्ण नाम क्या है, QR कोड का, तो QR क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ओके, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आगे देखिए, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूरा नाम क्या है, तो इसमें पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाता है, रील्स का पहाड़ कहलाता है मैग्नेटिक टैप। ओके, फ्लॉपी डिस्क होती है कौन सा, तो इसमें फ्लॉपी डिस्क होता है चुंबकीय द्रव से निर्मित। बी राइट आंसर। तो फ्रेंड, हमारा आज का ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक, अपना कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे इसी समय पर। आप लोग पढ़ाई कीजिए, बार बार बोल रहे हैं डिमोटिवेट मत होइए, एनर्जेटिक रहिए। स्टूडेंट का मतलब हुई होता है कि हर दिन वो 4 से 5 घंटा पढ़े। एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी यानी प्लेयर जो होता है हर मैच में रन बनाए, वही आज एक अच्छा बैट्समैन होता है। चाहे टेनिस खिलाड़ी हो, चाहे बैडमिंटन हो, कोई भी खिलाड़ी हो, हर मैच में अच्छा खेलता है, वही अच्छा कहलाता है। और जो मान लीजिए आज के मैच में 100 रन मार दिया, शतक मार दिया, और कल के लगातार कल से 5 मैचों में फ्लॉप हो जाए 0 पर, तो फिर तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट का जीवन भी है। रोज़ 4 घंटा पढ़िए, आपका स्कोर अच्छा जाएगा। कम पढ़ेंगे, स्कोर नीचे आएगा। ठीक है, शुरू में हो सकता है स्कोर आपका नीचे रहे, लेकिन लगातार जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक 100+ हो जाएगा। तो रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, समाज में नाम होगा, माता पिता का नाम होगा। जब माता पिता का नाम होगा तो आपको गौरव फील होगा दोस्त। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में इसी समय पर। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।